नमस्कार। आज हम यादों की एक पुरानी एल्बम खोलने जा रहे हैं। नाम है सपनों के से दिन। ये लेखक के बचपन और स्कूल के दिनों की कुछ झलकियां हैं जो हमें उस जमाने में ले जाती हैं। हमारे पास इस पाठ से जुड़े कुछ सवाल जवाब भी हैं जो उस वक्त के माहौल, टीचरों के रवैये और हाँ, बच्चों के तजुर्बों पर थोड़ी और रोशनी डालते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन यादों की तहों में उतरें, स्कूल से जुड़ी उन मिलीजुली भावनाओं, डर, थोड़ी सी खुशी, शरारतें, दोस्ती, इनको महसूस करें और देखें कि बचपन के ये अनुभव आज भी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। ये अंश ना बचपन की यादों का एक पिटारा है, कुछ मीठी कुछ खट्टी। खासकर उस दौर के स्कूलों का माहौल, अनुशासन का तरीका और पढ़ाई को लेकर बच्चों का नजरिया, इसको समझने के लिए बहुत दिलचस्प है। हाँ, अच्छा, सबसे पहले एक बात जो ध्यान खींचती है वो है भाषा और दोस्ती। लेखक बताते हैं कि उनके कई दोस्त राजस्थान या हरियाणा से थे। उनकी बोली थोड़ी अलग थी, जिसे सुनकर कभी-कभी हंसी भी आ जाती थी। हाँ, लेकिन कमाल की बात यह है, जैसा कहानी में जिक्र है, कि जब खेलने की बारी आती थी ना, तो ये भाषा की दीवारें जैसे गायब ही हो जाती थीं। सब एक दूसरे की बातें, इशारों में, खेल की धुन में बखूबी समझ लेते थे। ये दिखाता है कि बच्चों का आपसी जुड़ाव और वो साथ मिलकर कुछ करने का जोश, वो शब्दों की सीमाओं से कहीं आगे होता है। असल कनेक्शन तो भाई दिल का होता है। सही कहा। पर स्कूल जाना लेखक के लिए कोई बहुत खुशी की बात नहीं थी। यहाँ तक कि नई क्लास में जाना, नई किताबों कॉपियों की वो खास महक भी उन्हें उदास कर देती थी। ऐसा क्यों था? क्या स्कूल इतना डरावना था? देखिए, उदासी के पीछे ना डर छिपा था। और डर भी दो तरह का। अच्छा। हाँ, पहला तो जैसा कि हमें इन अंशों से पता चलता है, नई क्लास की मुश्किल पढ़ाई का डर। लगता था कि भाई अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं पास होंगे या नहीं। और दूसरा, शायद उससे भी बड़ा डर था, वो नए और पुराने मास्टरों की मार पिटाई का खौफ। हाँ, पाठ में चमड़ी उधेड़ने जैसे मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है। ये दिखाता है कि सजा का डर कितना गहरा बैठा हुआ था। बिल्कुल। शिक्षकों की उम्मीदें शायद ज्यादा होती थी, या फिर उन्हें पूरा करवाने का तरीका ही सख्त था। नतीजा ये कि स्कूल खुशी से ज्यादा एक बोझ या डर की जगह बन गया था। नई किताबों की गंध उत्साह नहीं, बल्कि आने वाली मुश्किलों और मार की आशंका जगाती थी। ये उस समय की स्कूली सच्चाई का एक पहलू है। और इस डर के माहौल में एक नाम जो सबसे ज्यादा उभर कर आता है वो है मास्टर प्रीतम चंद, यानी पीटी साहब। बच्चे उनसे थर-थर कांपते थे। उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। लगता है स्कूल के सबसे बड़े खौफ का नाम थे पीटी साहब। हाँ, उनका जिक्र आते ही अनुशासन और सख्ती की तस्वीर सामने आ जाती है। वो अनुशासन के मामले में कोई समझौता नहीं करते थे। जरा सी गलती हुई नहीं कि जैसा लेखक याद करते हैं, वो बाघ की तरह झपट पड़ते थे। सजा भी ऐसी कि रूह कांप जाए। सुबह की प्रार्थना सभा में भी उनके डर से सब एकदम सीधे, बिना हिले डुले कतार में खड़े रहते थे। उनका दबदबा था पूरे स्कूल पर भाई। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है कहानी में। इतनी सख्ती, इतना खौफ, फिर भी जब स्काउटिंग अभ्यास बिना गलती के पूरा हो जाता तो पीटी साहब की एक शाबाश वो लेखक को फौज के तमगे जैसी क्यों लगती थी? ये थोड़ा अजीब नहीं? अजीब लग सकता है, पर मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत स्वाभाविक है। सोचिए, जिस इंसान से हमेशा डांट या सजा का डर हो, जिसकी तारीफ सुनने को कान तरस जाएं, उसकी तरफ से मिली एक छोटी सी शाबाश भी कितनी बड़ी बात होगी। वो इतनी दुर्लभ थी, इतनी अनपेक्षित, कि उसकी कीमत किसी बड़े इनाम या मेडल से कम नहीं थी। फौज के तमगे वाली बात शायद यही दिखाती है कि उस माहौल में सकारात्मक पुष्टि, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कितना कम और कितना कीमती था। वाह, ये तो गहरी बात है। अच्छा, पीटी साहब से जुड़ा एक और किस्सा है उनके मुअत्तल होने का, सस्पेंड होने का। वो क्या हुआ था? हाँ, उसका भी जिक्र मिलता है। देखिए, जब लेखक चौथी क्लास में थे ना, तब पीटी साहब उन्हें फारसी पढ़ाते थे। उन्होंने कोई शब्द रूप याद करने को दिया। अब अगले दिन क्लास में सिर्फ 2-3 बच्चे ही सुना पाए। इस पर पीटी साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और उन्होंने सजा दी होगी? सजा तो दी, लेकिन बेहद अपमानजनक और कहना चाहिए बर्बर जैसा वर्णन मिलता है। उन्होंने बाकी सभी बच्चों को कान पकड़कर अपनी टांगों के बीच से निकलकर पीठ ऊंची रखने को कहा। यह न सिर्फ शारीरिक रूप से कष्टदायक था,
बल्कि बच्चों के आत्मसम्मान को कुचलने वाला भी था। उसी वक्त हेडमास्टर शर्मा जी वहां से गुजरे और ये देखकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत पीटी साहब को उनके ऑफिस में बुलाया और उन्हें मुअत्तल कर दिया। तो इस बड़ी घटना के बाद पीटी साहब का रवैया कैसा रहा? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या वो टूट गए? मतलब कुछ तो हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ उनके चरित्र का एक और पहलू सामने आता है, उनका स्वाभिमान। पाठ से पता चलता है कि मुअत्तल होने के बाद भी उन्हें कोई पछतावा नहीं था। वो बड़े आराम से अपने घर के चौबारे में बैठे रहते, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने शायद हेडमास्टर के आदेश को मान लिया, लेकिन अपने किए पर शर्मिंदा नहीं थे। वो अपने उसूलों पर चलने वाले थोड़े अक्खड़ किस्म के इंसान थे। झुकना शायद उनकी फितरत में नहीं था। यानी एक बेहद सख्त स्वाभिमानी टीचर। लेकिन क्या उनकी शख्सियत में सिर्फ यही रंग थे या कोई और नरम पहलू भी था? अक्सर ऐसे किरदारों में कुछ विरोधाभास छिपे होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर पीटी साहब का किरदार और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। जैसा कि पाठ की विशेषता वाले हिस्से से अंदाजा लगता है, उनमें एक बिल्कुल अलग नरम पहलू भी था। बताया गया है कि उन्होंने 2 तोते पाल रखे थे। तोते? सच में? हाँ, और वो उन तोतों का बहुत ख्याल रखते थे। अपने हाथों से बादाम छीलकर खिलाना, उनसे प्यार से बातें करना। ये तस्वीर उस सख्त पीटी मास्टर से बिल्कुल अलग है। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। पीटी सर और तोतों से प्यार से बातें करना। हाँ, ये विरोधाभास ही उन्हें एक जटिल और यादगार चरित्र बनाता है। इसके अलावा ये भी मानना पड़ेगा कि वो एक कुशल टीचर और ट्रेनर थे। मुश्किल से मुश्किल चीजें याद करवाना हो या स्काउटिंग का अभ्यास, वो तब तक पीछे पड़े रहते थे जब तक हर कोई उसे सही ढंग से न कर ले। तो वो सिर्फ बेरहम नहीं थे, उनमें कर्तव्य निष्ठा भी थी, पढ़ाने का हुनर भी था और कहीं अंदर एक कोमल कोना भी था जो शायद सिर्फ उन बेजुबान परिंदों के लिए खुलता था। अच्छा, इस सख्ती और डर के माहौल से निकलकर स्कूल में कुछ ऐसा भी था जो अच्छा लगता था लेखक को? जैसे आपने स्काउटिंग का जिक्र किया। हाँ, बिल्कुल। रोज की पढ़ाई और मार के डर से अलग वो स्काउटिंग परेड का अभ्यास, वो उनके लिए एक रोमांचक अनुभव था। पाठ में इसका बड़ा सजीव वर्णन है। धोबी से धुली साफ सुथरी वर्दी पहनना, जूतों पर चमकती हुई पॉलिश, पैरों में बिना छेद वाली जुराबें। ये तैयारी ही अपने आप में खास थी। और फिर वो अभ्यास, हाथों में नीली पीली झंडियां लेकर लहराना। हाँ, और खाकी वर्दी पहनकर गले में 2 रंग का रुमाल डालकर मार्च करना। जब पीटी साहब की सीटी बजती, लेफ्ट राइट अबाउट टर्न, और सब एक साथ कदम ताल करते, जूतों की ठक ठक की आवाज गूंजती, उस वक्त लेखक को लगता था कि वो अब सिर्फ एक डरपोक छात्र नहीं, बल्कि कोई महत्वपूर्ण आदमी है, कोई फौजी जवान। ये एहसास बहुत मायने रखता होगा। शायद ये वर्दी, ये सामूहिक अनुशासन उन्हें अपनी रोजमर्रा की पहचान से बाहर निकालकर कुछ बड़ा, कुछ ज्यादा सक्षम होने का अनुभव कराता था। एक तरह का पलायन, पर सकारात्मक। बिल्कुल, ये उन्हें एक पहचान देता था, एक गर्व का अनुभव कराता था, जो शायद क्लासरूम के माहौल में मिलना मुश्किल था। ये दिखाता है कि स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान की जगह नहीं, बल्कि ऐसी गतिविधियां भी जरूरी हैं जो बच्चों में आत्मविश्वास और समूह भावना जगाएं। चलिए, अब स्कूल की एक और जानी पहचानी तस्वीर पर आते हैं, छुट्टियों का होमवर्क। इसका जिक्र तो हमेशा बचपन की यादों में मुस्कुराहट ले आता है। पाठ में भी इसका बड़ा मजेदार वर्णन है। हाँ, ये तो लगभग हर किसी का अनुभव होगा। लेखक बताते हैं कि छुट्टियां शुरू होते ही होमवर्क की किताबें वही एक तरफ रख दी जाती थीं और सारा ध्यान खेलने कूदने पर। गुल्ली डंडा, पतंगबाजी, कंचे खेलना, दिन कैसे बीतते थे पता ही नहीं चलता था। और फिर जब छुट्टियां खत्म होने को आती, तब याद आता था होमवर्क का पहाड़। फिर शुरू होती थी हिसाब किताब की कवायद। अच्छा, गणित के मास्टर जी ने 200 सवाल दिए हैं, अगर रोज के 10 सवाल भी करें तो 20 दिन में काम खत्म। चलो, अभी तो बहुत टाइम है। और फिर वो 10 सवाल भी नहीं होते थे, कुछ दिन और बीत जाते, फिर हिसाब बदलता। अरे 10 क्यों, रोज 15 सवाल कर लेंगे। काम फिर भी टलखा रहता था, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। और आखिर में जब स्कूल खुलने में बस चंद दिन बचते तो एक नया ख्याल आता। लेखक अपने कुछ बहादुर दोस्तों जैसे ओमा के बारे में सोचने लगते। ओमा जैसे लड़के होमवर्क करने की बजाय मास्टर जी की पिटाई खाना ज्यादा सस्ता सौदा समझते थे। लेखक भी सोचते, क्यों ना हम भी ओमा की तरह बहादुर बन जाए, पिट लेंगे पर ये होमवर्क कौन करे। हाँ, ये टाल मटोल, ये आखिरी मिनट की घबराहट और फिर पिटाई को सस्ता सौदा समझना, ये बचपन की कितनी सच्ची तस्वीर है।
ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं, ये हमें उस उम्र के मनोविज्ञान की झलक देता है। कैसे वो तात्कालिक आनंद, मतलब खेलना, भविष्य के डर यानी पिटाई पर भारी पड़ जाता है। सही बात है। ये दिखाता है कि बच्चे कैसे वर्तमान में जीते हैं। दूर की चिंताएं उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करती जब तक कि वो बिल्कुल सिर पर ना आ जाए। अच्छा, अब अनुशासन के तरीके पर वापस आते हैं। पाठ में हमने देखा कि पिटाई, अपमानजनक सजाएं आम थीं। जाहिर है आज ये तरीके हमें बर्बर लगते हैं। इस पर पाठ से जुड़े सवाल जवाब क्या कहते हैं? क्या उस जमाने में भी इसे गलत मानने वाले थे, जैसे हेडमास्टर शर्मा जी? हेडमास्टर शर्मा जी की प्रतिक्रिया, मतलब पीटी साहब को मुअत्तल करना, यह दिखाती है कि शायद उस दौर में भी अत्यधिक शारीरिक दंड को लेकर मतभेद थे। या कम से कम कुछ लोग इसकी सीमाएं तय करना चाहते थे। लेकिन हाँ, पाठ से जुड़े प्रश्नोत्तर, जैसे प्रश्न 9 का उत्तर, इस बात पर जोर देते हैं कि आज के नजरिए से शारीरिक या मानसिक यातना देना बिल्कुल अस्वीकार्य है। क्यों अस्वीकार्य है? इसके क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं? स्रोत बताते हैं कि इस तरह की सजाएं बच्चों के मन पर गहरा और नकारात्मक असर डालती हैं। इससे उनका आत्मविश्वास टूट सकता है, वो डरपोक या विद्रोही बन सकते हैं और कुछ मामलों में तो मानसिक बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। ये उनके पूरे व्यक्तित्व के विकास को बाधित करता है। डर से सीखा गया सबक शायद ही कभी दिल से अपनाया जाता है। तो अगर मारपिटाई और डर का रास्ता गलत है, तो आज अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन से तरीके सही माने जाते हैं? स्रोत इस बारे में क्या सुझाव देते हैं? आज जोर प्रेम, धैर्य और समझाने बुझाने पर है। बच्चों को उनकी गलतियां प्यार से बताना, सही व्यवहार के लिए प्रेरित करना, उनसे बातचीत करके उनकी दिक्कतों को समझना, इन तरीकों को बेहतर माना जाता है। स्रोत यहाँ तक कहते हैं कि बच्चों की बुरी आदतें छुड़ाने के लिए उन्हें सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करना, शायद कभी-कभी छोटे-मोटे इनाम का लालच देना भी गलत नहीं है। मूल बात यह है कि अनुशासन बाहर से थोपा हुआ डर न हो, बल्कि अंदर से आई हुई समझ और सम्मान पर आधारित हो। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और पाठ के आखिर में एक और जरूरी बात का जिक्र है, भले ही संक्षेप में, खेल का महत्व। अच्छा, उसके बारे में क्या कहा गया? बताया गया है कि खेलना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, उनकी सेहत के लिए और उनमें आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही एक व्यवहारिक सुझाव भी दिया गया है कि पढ़ाई और खेल में संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि घर वाले भी नाराज ना हो। जैसे कि क्या सुझाव है? जैसे कि एक टाइम टेबल बनाना, खेलने का एक निश्चित समय तय करना, दोस्तों के साथ मिलजुल कर शांति से खेलना और पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना। ये संतुलन साधने की बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, शायद पहले से भी ज्यादा। तो सपनों के से दिन के इन पन्नों को पलटने के बाद ऐसा लगता है कि हम बचपन की एक मिलीजुली दुनिया से होकर आए हैं, जहां स्कूल का डर था तो स्काउटिंग का रोमांच भी, जहां पीटी सर जैसी सख्ती थी तो होमवर्क से बचने के मासूम जुगाड़ भी। ये सब मिलकर उस दौर की एक अनोखी लेकिन कहीं ना कहीं जानी पहचानी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, और ये हमें ये भी दिखाता है कि स्कूल के वो साल, वो अनुभव, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारी यादों में कितने गहरे बैठ जाते हैं। टीचरों का बर्ताव, दोस्तों से रिश्ते, अनुशासन के वो तरीके, वो छोटी छोटी खुशियां और डर, ये सब मिलकर कहीं न कहीं हमें वो बनाते हैं जो हम आज हैं। इन अनुभवों की छाप बहुत स्थायी होती है, वाकई। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? शायद यही कि बचपन सिर्फ मासूमियत का नाम नहीं, ये जटिलताओं, विरोधाभासों और गहरे सबकों से भरा होता है। ये यादें, चाहे धुंधली हों, खट्टी हों या मीठी, हमें अपने अतीत और खुद को समझने में मदद करती हैं। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता है। अनुशासन के इन दो छोरों को देखकर, एक तरफ पीटी साहब का डर पर आधारित सख्त निजाम, दूसरी तरफ आज का प्रेम और समझाइश पर जोर। क्या हम कह सकते हैं कि एक तरीका दूसरे से बेहतर है? क्या उस दौर की सख्ती ने बच्चों को शायद कुछ ऐसा सिखाया जो आज की पीढ़ी नहीं सीख पा रही, या आज के बच्चे ज्यादा स्वस्थ और संतुलित माहौल में पल रहे हैं जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है? इस तुलना के कई पहलू हो सकते हैं जिन पर गौर किया जा सकता है।